शेखावत फैमिली को अपने जिन लड़ाकों पर नाज था, वो प्रतीक से मार खाने के बाद बच्चों की तरह रो रहे थे। जयवर्धन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके खानदान के बच्चे इतनी आसानी से हार जाएंगे। ये लड़का सचमुच हमारे बच्चों पर भारी पड़ेगा। जयवर्धन उसकी स्किल्स देखकर घबरा गया। पर अटैक कर दिया। दोनों की लड़ाई ऐसी थी जैसे दो फायरबॉल्स एक दूसरे से भिड़ गए हों। दोनों के मूव्स इतने फास्ट थे कि बस चारों तरफ डस्ट ही डस्ट नजर आ रही थी। दोनों के बीच कुछ देर तक धुआंधार लड़ाई होती रही और फिर हवा में एक बॉडी उछलती दिखी। शेखावत फैमिली के फाइटर्स की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जयवर्धन ने प्रतीक का खेल खत्म कर दिया होगा, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आया, सबके मुंह खुले रह गए। अरे ये तो अंकल हैं। शेखावत फैमिली का एक यंग फाइटर चिल्लाया। सब लोग उस तरफ जाने ही वाले थे कि प्रतीक किसी शेर की तरह सामने आकर खड़ा हो गया। बुरी तरह से घायल और खून से सना जयवर्धन एक ही जगह पड़ा उसे देखने पर मजबूर था। ये लड़का वो टेक्निक भी जानता है जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना भर है। अंकल, मामा, चाचा, तुम जो भी हो, इतना तो समझ ही गए होगे कि मुझसे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया, प्रतीक ने बहुत एरोगेंटली कहा। जयवर्धन मुश्किल से ही कुछ कहने की हालत में था, फिर भी उसने प्रतीक को चैलेंज किया। खुद को बड़ा सूरमा मत समझो। याद रखना, शेखावत फैमिली में बहुत सारे फाइटर्स हैं जो आंधी और तूफान को भी रोक सकते हैं। तुम उनके सामने नहीं टिक सकोगे। प्रतीक ने बहुत लाइटली कहा। ओह रियली? उसने जयवर्धन को एक और जोरदार किक लगा दी। जयवर्धन करीब 10 मीटर दूर जाकर गिरा। फिर धमकी दी तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रतीक वापस जाने के लिए पलट गया। तभी उसे सुनाई दिया, तुम बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर की तरह हो, गुस्सैल। लेकिन ये आवाज जयवर्धन की नहीं थी। प्रतीक ने पलट कर देखा। सामने एक और लंबा चौड़ा सा आदमी खड़ा था। उम्र यही कोई 50 साल के करीब लग रही थी। उसका चेहरा रौबदार था और आंखें तलवार की तरह तीखी लग रही थी। देखा आपने? ये कितना बदतमीज है। उस शख्स को देखकर जयवर्धन चिल्लाने लगा। सामने खड़े शख्स ने कहा, हाँ, ये बच्चा मेरी उम्मीद से ज्यादा एरोगेंट है, खास तौर से जो हाल तुम्हारा हुआ है। आई एम सरप्राइज्ड। जयवर्धन को सपोर्ट देकर उठाने की जगह वो शख्स प्रतीक के पास गया। आई एम यशवर्धन। मैं सरला से बड़ा हूँ। जब वो छोटी थी तो उसे हाथ पकड़कर पूरा कपकोट घुमाया करता था। यशवर्धन के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो प्लीजेंट मेमोरीज याद कर रहा हो। उसे शायद लग रहा था कि दो शेखावत फाइटर्स को एक साथ देखकर प्रतीक डर जाएगा। उसने कहा, तुमने इन लोगों का जो हाल किया उसे तुम्हारी नादानी समझकर माफ कर देता हूँ। अब तुम अपने अंकल जैसे भी माफी मांगो। अपना एम्पायर उसे सौंप दो, फिर मैं तुम्हें कपकोट ले चलूंगा। प्रतीक ने एक स्माइल दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसकी आंखें बता रही थीं कि उसके इरादे कितने खूंखार थे। यशवर्धन की बॉडी लैंग्वेज से प्रतीक ने अंदाजा लगा लिया था कि मार्शल आर्ट में वो जयवर्धन से ज्यादा बेहतर था। पर प्रतीक को किसका डर था? उसने कोल्ड टोन में पूछा, इफ नॉट? प्रतीक के इस अंदाज से यशवर्धन जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसने रिलैक्स टोन में कहा, इफ नॉट? फर्स्ट थिंग इज दैट कि तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो।
और दूसरी बात ये कि अगर हो भी तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जयवर्धन के साथ तुम्हारी लड़ाई देखकर मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ को अच्छे से समझ चुका हूँ। जयवर्धन ने एक कनिंग सी स्माइल के साथ प्रतीक की तरफ देखा। प्रतीक का फेस एकदम सपाट था। उसने बस आईब्रो उचकाई जैसे पूछ रहा हो। तो यशवर्धन ने आगे कहा, तुम मुझे अंदर से बहुत टूटे हुए लगते हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसकी शह में तुम खुद को इतना पावरफुल समझ रहे हो। प्रतीक को यशवर्धन की दोनों ही बातें बहुत अजीब लगी। मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ, कोई और मुझे पीछे से सपोर्ट कर रहा है। ये सब बातें बकवास हैं। लड़ना है तो लड़ो, वरना जाओ यहाँ से। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। प्रतीक ने बहुत केयरलेस वे में कहा। उसका ये अंदाज यशवर्धन को ऑफेंड कर गया। तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसने जयवर्धन को कुछ इशारा किया, फिर प्रतीक से कहा, तुम अभी बच्चे हो, अपने बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, पर तुम तो अपनी पावर्स हमें सौंपने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है हम लोगों से आसानी से निपट लोगे? प्रतीक के आसपास चक्कर काटते हुए यशवर्धन अपनी बात कहता जा रहा था। प्रतीक के पीछे जाकर उसने स्टांस लिया और प्रतीक पर अटैक कर दिया। ठीक उसी समय जयवर्धन ने भी प्रतीक पर हमला कर दिया। कोई आम आदमी होता तो दो बड़े फाइटर्स के इस मूव से पस्त हो जाता, लेकिन प्रतीक इस हमले को भांप चुका था। यश और जय आमने सामने से प्रतीक से टकराए थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस मूव से प्रतीक की चटनी बन जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा ही। प्रतीक लाइटनिंग फास्ट स्पीड से दोनों के बीच से निकल गया था और यश और जय आपस में ही जोर से टकराए थे। उनकी टक्कर से तेज आवाज हुई। उसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर जाकर गिरे। प्रतीक ये नजारा देखकर मुस्कुरा रहा था। खुद ही ने खुद का काम खराब कर लिया। वहाँ मौजूद शेखावत फैमिली के बाकी मेंबर्स प्रतीक की ये चालाकी देखकर हैरान रह गए। यशवर्धन ने पेनफुल आवाज में कहा, प्रतीक, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम मेरे साथ इस तरह कैसे बिहेव कर सकते हो? उसकी बात सुनकर प्रतीक को हंसी आ गई। बिहेव? आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, माय डियर सो कॉल्ड अंकल। प्रतीक ने फ्लैट टोन में कहा, मुझे माँ ने शेखावत फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए मुझे तुम लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भलाई इसी में है कि चले जाओ यहाँ से, वरना जान ले लूंगा। यश और जय को बच निकलने का मौका मिला तो दोनों वहाँ से पहली फुर्सत में भाग निकले। वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उन दोनों ने ही अपने ईगो में प्रतीक को सिर्फ एक बच्चा समझने की गलती कर दी थी। तब तक दानिश भी कुछ और फाइटर्स को लेकर वहाँ आ गया। उसे लगा प्रतीक को हेल्प की जरूरत होगी, पर प्रतीक सबसे अकेले ही निपट चुका था। सर, सब ठीक है? दानिश ने हड़बड़ाहट में पूछा। प्रतीक ने बेफिक्री से कहा, तुम्हें क्या लगता है दानिश? दानिश सिर झुकाकर खड़ा हो गया। प्रतीक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दानिश, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ। तब तक यहाँ का सारा काम तुम संभालोगे और मुझे इन्फॉर्म करते रहोगे। दानिश ने हाँ में सर हिलाया। इसी बीच कार स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। दोनों शेखावत ब्रदर अपनी गाड़ी में सवार होकर तेजी से वहाँ से निकल गए। जयवर्धन ने यशवर्धन से पूछा, भाई, हम अपने घर के लोगों को क्या बताएंगे? सवाल वाजिब था। यशवर्धन भी सोच में पड़ गया, लेकिन तभी उसे पता नहीं क्या थॉट आया कि उसके चेहरे पर कनिंग स्माइल आ गई। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जयवर्धन ने पूछा तो यशवर्धन ने कनिंगली जवाब दिया, ऐसा प्लान बनाया है कि प्रतीक का पत्ता कटना तय है। जयवर्धन के फेस पर आए एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो इतनी चोटों के बाद भी प्लान जानने के लिए एक्साइटेड था। जयवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जाकर बताएंगे कि प्रतीक बहुत एरोगेंट है और उसने शेखावत फैमिली की बहुत इंसल्ट की। हमने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने हमारा ये हाल कर दिया। यशवर्धन की बातें सुनकर जयवर्धन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। यशवर्धन की पूरी बात सुनने के बाद जयवर्धन ने सीरियस टोन में कहा, ये आइडिया एकदम बेस्ट है। हमें बस आग में घी डालने का काम करना है, फिर हम किसी को भेजकर उस प्रतीक को पकड़वा लेंगे। हमारे अंकल और प्रतीक के नाना जी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। अगर हमें पता होता कि प्रतीक की कॉम्बैट स्किल्स इतनी बढ़िया हैं, तो फिर हम उससे निपटने का दूसरा तरीका ढूंढते, ताकि वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होती।
यशवर्धन ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। अभी हमें घर के बड़ों को सोच समझकर जवाब भी देना है। भले ही हमारी मार्शल आर्ट्स स्किल्स उसके सामने कुछ नहीं है, मगर प्लान सही चला तो किसी तरह एक खास चाकू से हम उस प्रतीक को खत्म कर देंगे। उसके कारण आज हमें शर्मिंदा होना पड़ा। थोड़ा रुककर यशवर्धन ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। सुनने में आया है कि प्रतीक के नाना जी को शेखावत फैमिली के हेडक्वार्टर में बुलाया गया है। अगर वो प्रतीक हाथ ना भी आया तो हम उदयभान शेखावत पर ही अपना गुस्सा निकालेंगे। जयवर्धन ने हंसते हुए कहा। अच्छा सजेशन है। वो प्रतीक देहरादून में चाहे जितनी पावर होल्ड करता हो, मगर हमारे घर में वो उदयभान शेखावत के स्टेटस को नहीं बदल सकेगा। हमें उस पर दबाव बनाने का एक तरीका ढूंढना होगा, ताकि जब प्रतीक घर लौटे तो उसकी हालत भी अपने नाना जी जैसी हो जाए। यशवर्धन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचकर कहा। हाँ, हम उसे हर हाल में सबक सिखाकर रहेंगे। हमने उस लड़के को हल्के में लिया, इसके कारण आज हमारा ये हाल हुआ है, मगर ऐसा हमेशा नहीं होगा। सही वक्त आने पर हम अपना बदला जरूर लेंगे। यशवर्धन और जयवर्धन की हालत भले ही काफी खराब थी, मगर वो दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके दिल में प्रतीक के लिए नफरत भरी पड़ी थी और अब वो किसी भी हाल में उसे मार डालना चाहते थे। अगले दिन प्रतीक और हैरी ने देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंट्री की। अंशुल पहले से ही वहाँ मौजूद था। प्रतीक को कार से उतरते देख अंशुल उसके करीब आ गया। उसने पहले प्रतीक को ग्रीट किया और फिर कहा, मिस्टर ओबेरॉय, मैंने सुना है कि आप एक लंबी जर्नी पर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ आ गया। प्रतीक ने सीरियस टोन में कहा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे सीधे कहो, बातों को ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। कल ही अंशुल ने प्रतीक को कॉल किया था, मगर बिजी होने के कारण प्रतीक ने उससे कहा था कि वो उसे एयरपोर्ट पर आकर मिले। प्रतीक को पूरा यकीन था कि अंशुल चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जाने के बारे में बात करने वाला था। पहले भी वो लोग इस मैटर को डिस्कस कर चुके थे, जब अंशुल ने जुगरान फैमिली से बात करके मैटर सेटल करने की बात की थी, ताकि वो अंडरवर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। कुछ देर की शांति के बाद अंशुल ने कहा, मैं जुगरान फैमिली के मैटर के बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहता। चंपावत की सिचुएशन अभी क्लियर नहीं हुई है और आपके सपोर्ट के बिना मैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता, इसलिए मैं पहले दूर से ही सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ चंपावत कब जाएंगे। अंशुल भी जानता था कि चंपावत वाला मैटर काफी बड़ा था। अगर लॉस और गेन की बात की जाए तो वो सिचुएशन स्काईटेक सिटी से भी ज्यादा बड़ी थी। अगर प्लान ठीक से आगे बढ़ा तो इससे अंशुल और प्रतीक कई फायदे कमा सकते थे। प्रतीक ने कुछ देर इस बारे में सोचा। वो भी जानता था कि जुगरान फैमिली का मैटर फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट था, उस पर ध्यान देना जरूरी था, मगर उससे पहले प्रतीक को जयपुर जाकर चौहान फैमिली से मिलना था। उसमें कुछ वक्त लग सकता था, इसलिए उसने कहा, करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। अंशुल ने हाँ में सिर हिला दिया। अचानक प्रतीक को कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या तुम्हें उस ग्रुप का पता लगा जो तुम्हें टारगेट कर रहे हैं? अंशुल ने थोड़ा चौंकते हुए प्रतीक को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतीक इस मैटर पर ध्यान देगा, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाला और जवाब दिया, हाँ, कुछ क्लू मेरे हाथ लगे हैं। उस ग्रुप का अंडरवर्ल्ड की टॉप 5 फोर्सेस से कनेक्शन है। मैंने फीनिक्स गैंग के बेस्ट कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, मगर मेरे हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा। टॉप 5 फोर्स के नाम पर प्रतीक ने अपनी भौं सिकोड़ ली, मगर कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे अंशुल की काबिलियत पर भरोसा था। उसने अंशुल को ऑर्डर दिया कि आगे से वो इस मैटर से जुड़ी हर एक अपडेट उसे दे। फिर प्रतीक वहाँ से जाने लगा था, मगर तभी अंशुल ने झिझकते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना था मिस्टर ओबेरॉय, पर समझ में नहीं आ रहा कि ये सही वक्त है या नहीं। प्रतीक ने उसे अपनी बात कंटिन्यू करने को कहा तो अंशुल बोला, नंदिनी ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको अपना वादा याद होगा। प्रतीक ने नॉर्मल सी टोन में कहा, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। नंदिनी से कहना कि जब मेरे पास वक्त होगा तब मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगा। अंशुल ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद अंशुल एयरपोर्ट से बाहर चला गया और प्रतीक अपने प्लेन की ओर, इस बात से बेखबर कि एयरपोर्ट के एक कोने से उसे कोई देख रहा था।
उसकी आंखों में नफरत साफ देखी जा सकती थी। उसने किसी का नंबर डायल किया और कहा, वो जा चुका है, हमें प्लान में कुछ चेंज करने होंगे। ओबेरॉय की पीठ पीछे हमें उसकी पत्नी को उठाना होगा और उसके वापस आने से पहले उसे ठिकाने भी लगाना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यही मास्टर का ऑर्डर है। पार्थी इन दिनों मुंबई में ही थी, अपने नानी नाना जी के घर पर। उसका मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो मिस्टर बत्रा के साथ वहाँ चली गई। इस शहर से उसकी और प्रतीक की कई सारी यादें जुड़ी हुई थी। वो काफी वक्त से प्रतीक से दूर थी, इस वजह से अगर वो कहीं घूमने भी जाती तो पुरानी बातों को याद करके इमोशनल हो जाती। उसने फिलहाल बिजनेस से भी ब्रेक ले लिया था, क्योंकि उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। जब राघव और नरेंद्र बंसल ने उसे मीटिंग के लिए इनवाइट किया तो पार्थी ने साफ इनकार कर दिया। इस वक्त वो पूरी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए बैठी हुई थी, मगर उसका मन किसी चीज पर नहीं था। मिस्टर बत्रा अपनी बेटी के दिल का हाल जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मगर टेबल पर मौजूद बाकी लोग कभी पार्थी को देख रहे थे तो कभी एक दूसरे को। अचानक उसकी मामी ने कहा, पार्थी बेटा, मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ। जब से तुम यहाँ आई हो तब से कहीं खोई खोई सी हो। क्या बात है? बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा या तुम्हारा पति तुमसे बात नहीं कर रहा है? देखो, कोई तकलीफ है तो तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। मैं चुटकियों में तुम्हारी सारी परेशानियाँ सुलझा दूंगी। पार्थी ने जबरदस्ती की एक मुस्कान पास की और कहा, नहीं मामी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस प्रतीक को मिस कर रही हूँ। पार्थी चाहती थी कि किसी भी तरह ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाए, मगर उसकी मैटरनल फैमिली चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो पार्थी के सामने अपने कनेक्शंस, नेम और फेम को फ्लॉन्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके हिसाब से पार्थी और प्रतीक ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे और शायद पार्थी का बिजनेस भी चौपट हो चुका था। इसलिए सिंपैथी देने का दिखावा करने के बहाने वो लोग पार्थी और मिस्टर बत्रा को नीचा दिखा रहे थे। कावेरी ने तो ये तक कह दिया कि वो पार्थी का रिश्ता अपनी जान पहचान के बिजनेसमैन से करवा सकती है, जिसके बाद मिस्टर बत्रा नाराज हुए और उन्होंने थोड़ी सीरियस टोन में कहा, आप लोग किसी गलतफहमी में मत रहिए। पार्थी और प्रतीक पति पत्नी हैं और उनका रिश्ता एकदम परफेक्ट है। प्रतीक किसी बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में दूसरे शहर गया है और पार्थी बिजनेस संभालते हुए काफी स्ट्रेस्ड हो गई थी, इसलिए ही मैं उसे यहाँ लेकर आया। मगर आप लोगों की बातें सुनकर लगता है कि यहाँ आना एक बड़ी गलती थी। आप लोग हम लोगों के सामने प्रतीक को भला बुरा नहीं कह सकते। कावेरी ने मासूम बनने का दिखावा करते हुए कहा, अरे भाई साहब, हम तो पार्थी के भले के लिए ही ये सब कह रहे थे। हम भी तो आपका परिवार ही हैं और मुसीबत के वक्त में परिवार के सारे सदस्य ही एक दूसरे के काम आते हैं। आपको हमसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, हम आपको जज नहीं करेंगे। पार्थी ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठते हुए कहा, मेरा पेट भर गया है। बस इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। डाइनिंग एरिया से बाहर जाने के बाद भी पार्थी बाकी फैमिली मेंबर्स की बातें सुन सकती थी। उसने कावेरी को कहते सुना, जब से प्रतीक की असलियत सामने आई है तब से पार्थी काफी बदल सी गई है। मैंने जो कहा वो उसके अच्छे के लिए ही कहा, मगर वो मुझे ही एटीट्यूड दिखाकर जा रही है। संजय ने कावेरी की बात से अग्री करते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो और पार्थी का ये बर्ताव इस ओर इशारा करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। भाई, हमने भी दुनिया देखी है और हम भी जानते हैं कि असली अमीर लोग काफी हम्बल होते हैं, पर जिन लोगों के पास बहुत थोड़ा सा पैसा होता है उनका करोड़पति जैसा एटीट्यूड होता है। अपने मामा मामी की बात सुनकर पार्थी को हंसी आ गई। जो लोग खुद घमंडी लोगों की कैटेगरी में आते थे, आज वो उसे जज करने चले थे। वैसे तो पार्थी उन्हें अच्छा खासा जवाब दे सकती थी, मगर वो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सभी को इग्नोर किया और बाहर चली गई। बाहर आने के बाद पार्थी यूं ही सड़कों पर घूम रही थी। वो सोच रही थी कि अगर इस समय प्रतीक उसके साथ होता तो कैसा रहता। वो कभी किसी को पार्थी को ह्यूमिलिएट नहीं करने देता। इस वक्त तो वो उन लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाता। पार्थी ने एक गहरी सांस ली और अपना फोन बाहर निकाला। उसने प्रतीक के नंबर पर नजर डाली, मगर उसे कॉल नहीं किया, ये सोचकर कि कहीं वो किसी मीटिंग में बिजी ना हो।
पिछले कई दिनों से उसकी और प्रतीक की बात नहीं हुई थी। ना ही प्रतीक की ओर से कोई कॉल आया और ना ही पार्थी उसे कॉल कर पाई। नंदिनी जैसी कई लड़कियां उसे घेर कर बैठी होंगी, ये सोचकर ही पार्थी अनकंफर्टेबल हो रही थी। चीजों को ओवरथिंक करने के चक्कर में पार्थी ने नोटिस भी नहीं किया कि वो कहाँ चली गई। तभी अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी। कुछ ही सेकंड्स में कुछ नकाबपोश आदमियों ने प्रतीक को घेर लिया। अचानक इन चीजों से पार्थी घबरा गई और उसने हैरानी के साथ पूछा, कौन हो तुम लोग? उसने घबराहट के मारे 2 कदम पीछे लिए, मगर पीछे भी 2 आदमी खड़े थे। सड़क के किनारे खड़ी एक कार में बैठे कुछ लोग ये सब देखकर अलर्ट हो गए। ड्राइवर ने कहा, रॉबिन भाई, कुछ लोगों ने मिसेज ओबेरॉय को घेर लिया है। रॉबिन ने तुरंत कहा, तो फिर बैठे बैठे देख क्या रहे हो, चलो यहाँ से। सबसे पहले रॉबिन ही पार्थी की ओर भागा और उसके पीछे पीछे बाकी के टीम मेंबर्स भी पार्थी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़े। रॉबिन सबसे पहले पार्थी के करीब आकर बोला, मिसेज ओबेरॉय, प्लीज यहाँ से चलिए। मिस्टर ओबेरॉय के ऑर्डर्स हैं कि हमें हर हाल में आपको सेफ रखना है। पार्थी ने चौंकते हुए रॉबिन की ओर देखा। वो एक ही नजर में उसे पहचान गई थी, क्योंकि आज से पहले भी प्रतीक के कहने पर रॉबिन ने ही उसे प्रोटेक्ट किया था। उसे देखकर पार्थी को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अब उसे तसल्ली हो गई थी कि प्रतीक भले ही उससे बात नहीं कर पा रहा था, मगर उसे हर पल उसकी फिक्र रहती थी। पार्थी चुपचाप रॉबिन के पीछे खड़ी हो गई। रॉबिन ने अपने सामने खड़े लोगों को घूर कर देखा और कहा, कौन हो तुम लोग और मिसेज ओबेरॉय को क्यों तंग कर रहे हो? क्या तुम्हें मौत से? रॉबिन की बात पूरी होने से पहले ही उस ग्रुप का लीडर आगे आया और उसने रॉबिन के पेट पर एक जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। रॉबिन इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि उसे खून की उल्टियां होने लगी। वो दर्द के मारे बुरी तरह करहा रहा था। अपने लीडर को इस हाल में देखकर बाकी लोगों ने उस नकाबपोश पर बंदूकें तान दी, मगर अगले ही पल वो लोग भी रॉबिन के जैसी ही हालत में थे। पार्थी ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो भागने का तरीका ढूंढ रही थी, मगर उसे बेहोश करके कार में डाल दिया गया और कुछ ही पलों में वो गाड़ी रॉबिन की नजरों के सामने ओझल हो गई। प्रतीक उस दिन मुंबई में ही था। वो ग्रीन क्लाउड इंटरनेशनल होटल के सीईओ के ऑफिस में बैठकर चाय पी रहा था। उसी के ऑपोजिट में नरेंद्र बंसल बैठा हुआ था और काफी नर्वस दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज सुबह जब प्रतीक मुंबई लौटा था तो वो पार्थी को सरप्राइज करने के लिए उसके विला में गया, मगर ना तो पार्थी वहाँ थी और ना ही मिस्टर बत्रा। प्रतीक को सिक्योरिटी के जरिए पता लगा कि पार्थी और मिस्टर बत्रा कहीं गए थे। थोड़ी छानबीन के बाद पता लगा कि पार्थी अपने घर में थी, मगर नरेंद्र ने ये खबर प्रतीक तक नहीं पहुंचाई। इस वजह से ही वो घबरा रहा था। अचानक फोन की आवाज सुनकर नरेंद्र ने घबराना बंद किया और कॉल पिक किया। बात करने के कुछ सेकंड्स बाद ही नरेंद्र टेंस्ड हो गया। उसने घबराकर प्रतीक की ओर देखा, मगर वो कुछ भी नहीं कह पाया। प्रतीक ने जब ये नोटिस किया तो पूछा, क्या हुआ? नरेंद्र ने हिचकिचाकर कहा, राघव का कॉल था, वो कह रहा था कि मिसेज ओबेरॉय को। प्रतीक ने सर्द लहजे में पूछा, क्या हुआ पार्थी को? नरेंद्र ने अपने डर को काबू किया और कहा, मिसेज ओबेरॉय को किडनैप कर लिया गया है। अपनी बात खत्म करने के बाद नरेंद्र ने अपना सिर झुका लिया। वहीं प्रतीक ने एक झटके से चाय का कप टेबल पर रखा। इस वक्त वो काफी गुस्से में था। पार्थी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी राघव, रॉबिन और उनकी टीम को मिली थी। वो लोग पार्थी को परछाई की तरह फॉलो करते थे और उनकी फाइटिंग स्किल्स भी बेहतरीन थीं। इसके बावजूद पार्थी को किसी ने किडनैप कर लिया। इसलिए प्रतीक के मन में सवाल उठा कि ये काम किसने किया होगा और पार्थी को टारगेट करने की क्या जरूरत थी? क्या ये जौनसार बाबर गैंग का काम था या फिर शेखावत फैमिली का? ठकराल फैमिली भी कुछ कम नहीं थी और ये भी हो सकता था कि शैडो किंग इस किडनैपिंग के पीछे हो। ये काम इनमें से किसी का भी हो सकता था और प्रतीक को पूरा यकीन था कि ये मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला। उसने सर्द लहजे में पूछा, और क्या कहा राघव ने? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? आखिर उसने किस तरह के लोगों को पार्थी की सेफ्टी की जिम्मेदारी दी थी? कहाँ हैं वो लोग? नरेंद्र ने जवाब दिया, राघव ने रॉबिन और उसकी टीम को मिसेज ओबेरॉय की सेफ्टी की जिम्मेदारी सौंपी थी।
उन लोगों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, मगर उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो सब हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये किडनैपिंग मिसेस ओबेरॉय के मामा के घर के नजदीक ही हुई, मगर इसका विटनेस कोई नहीं है सिवाय हमारे आदमियों के। राघव का कहना है कि इस सिचुएशन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मिसेस ओबेरॉय को किडनैप करने वाले लोग बहुत ताकतवर थे। प्रतीक ने एक गहरी सांस ली और ऑफिस से बाहर चला गया। उसी वक्त उसे एक कॉल आया। कॉलर आईडी चेक करने पर पता चला कि ये मिस्टर बत्रा थे। प्रतीक ने एक पल के लिए गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने कॉल पिक किया। दूसरी ओर से मिस्टर बत्रा की आवाज आई। हेलो प्रतीक बेटा, कहाँ हो तुम? प्रतीक ने सपाट लहजे में पूछा। आपको मुझसे कोई काम था? मिस्टर बत्रा ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा। वो दरअसल इस वक्त हम लोग पार्थी के मामा जी के घर आए हुए हैं, मगर मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से पार्थी का मूड कुछ ठीक नहीं था। मुझे मालूम है कि वो तुम्हें याद कर रही है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कब आओगे? प्रतीक ने सरकास्टिक टोन में पूछा। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त आपकी बेटी कहाँ है? प्रतीक को भी पता था कि पार्थी की मैटरनल फैमिली कैसी थी, फिर भी मिस्टर बत्रा उसे वहाँ ले गए। इसलिए प्रतीक पार्थी की किडनैपिंग के लिए मिस्टर बत्रा को ब्लेम कर रहा था। प्रतीक की बात से कंफ्यूज होकर मिस्टर बत्रा ने कहा, पार्थी तो यहाँ नहीं है। दरअसल सब लोगों की बातें सुनकर वो थोड़ी नाराज हो गई थी। उसके मामा मामी जी कह रहे थे कि तुम उसे छोड़कर चले गए हो, तो पार्थी गुस्से में घर से बाहर चली गई। कुछ देर में वो लौट आएगी, पर तुम प्लीज कुछ करो जिससे पार्थी का मूड अच्छा हो जाए। तुम मुंबई कब आओगे? प्रतीक ने सर्द लहजे में कहा, मैं मुंबई में ही हूँ, और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मिस्टर बत्रा जब प्रतीक से बात करने के लिए एक कोने में आए, तब कावेरी और संजय भी उनके पीछे पीछे आ गए। कावेरी ने शरारत से पूछा, किससे बातें कर रहे थे भाई साहब? अपने दामाद से? क्या कह रहा था प्रतीक? मेरा मतलब रुद्र? कहाँ है वो? अपनी बीवी को याद करता भी है या फिर भूल गया? वैसे भी कुछ समय पहले उसकी याददाश्त गई थी। संजय ने हंसकर कहा, मुझे तो लगता है कि अभी उसकी याददाश्त वापस आई ही नहीं और वो हमारी पार्थी को भूल गया है। बेचारी पार्थी। मिस्टर बत्रा ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, प्रतीक एकदम सही सलामत है और इस वक्त वो मुंबई में ही है। आप दोनों को पार्थी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका ध्यान प्रतीक रख लेगा। जहाँ पार्थी के नाम पर हर जगह हंगामा मचा हुआ था, वहीं वो इस वक्त सुखटाल माउंटेन पर बनी एक लग्जरी बिल्डिंग के किसी कमरे में बेहोश पड़ी थी। उसे एक कुर्सी से बांध कर रखा गया था। उसके ठीक सामने ही एक अंधेरे कोने में एक औरत बैठी हुई थी। उसके हाथ में रेड वाइन का एक ग्लास था, जिसे वो धीरे धीरे सिप कर रही थी। धीरे धीरे पार्थी हिलने डुलने लगी। उसे होश आ रहा था। उसने अपनी पलकें झपकाई और अपने सामने बैठी औरत को देखकर थोड़ी सहम गई। उसका अनईजी रिएक्शन देखकर वो औरत बोली, अरे अरे, घबराओ मत पार्थी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम तो मेरी मेहमान हो, इसलिए आराम से बैठो। पार्थी ने घबराकर कुर्सी से उठने की कोशिश की, मगर तब उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसने उस औरत को घूर कर देखा, जो अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसका चेहरा देखकर पार्थी की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी थी। पार्थी का रिएक्शन देखकर मीनाक्षी ने हंसकर कहा, लगता है तुमने मुझे पहचान ही लिया। काफी वक्त बाद तुमसे मिल रही हूँ पार्थी, मिलकर अच्छा लगा। पार्थी ने सर्द लहजे में कहा, बातों को घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है मिसेस मीनाक्षी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कौन हैं और प्रतीक से आपका कैसा रिश्ता है। इसलिए स्वीट बनने का ये नाटक बंद कीजिए और सीधे मुद्दे पर आइए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मीनाक्षी पहले तो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी और फिर बोली, क्यों लाया गया है मतलब? ऑफ कोर्स, प्रतीक के कारण तुम यहाँ हो। वो आदमी मेरे हाथ ही नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें टारगेट करना पड़ा। आखिर तुम ही तो उसकी इकलौती कमजोरी हो। धीरे धीरे मीनाक्षी पार्थी के नजदीक आ गई। उसने पार्थी के चेहरे को अपनी उंगली से सहलाते हुए कहा, मानना पड़ेगा, खूबसूरत तो हो तुम, तभी तो वो रुद्र ओबेरॉय तुम्हारे पीछे पागल है। बस कभी कभी
मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि इतना सब होने के बावजूद भी वो अपने बाप वाले रास्ते पर नहीं चला। अब देखो ना, विशाल के पास सब कुछ था, बिजनेस एम्पायर, सरला जैसी बीवी, रुद्र जैसा बेटा, मगर उसके बाद भी विशाल सेटिस्फाइड नहीं था। तभी तो मैं पिक्चर में आई, मगर रुद्र विशाल जैसा नहीं है। अगर होता तो शायद तुम उसकी कमजोरी ना होती और उसे खत्म करने के लिए मैं इस वक्त तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाती। पार्थी ने चिल्लाकर कहा, जोश शट अप, तुम प्रतीक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इट्स अ क्राइम। मीनाक्षी ने पार्थी के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया और बहुत चिल होकर कहा, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें अपने पति की असलियत पता ही ना हो। वो किसी को मारे तो ठीक, और मैं कुछ करूं तो वो क्राइम। क्या तुम नहीं जानती कि उसने बड़ी बेरहमी से मेरे भाई की जान ली? उसने बगल वाली टेबल पर रखे चाकू को उठाया और उसे पार्थी के चेहरे के करीब लेकर आने लगी। पार्थी ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, तुम ये तुम क्या कर रही हो? मीनाक्षी ने पार्थी का चेहरा कसकर पकड़ लिया और चाकू की पैनी नोक को उसके गाल पर टिकाते हुए बोली, मन तो करता है कि इसी चाकू से तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूं, पर अभी तुम मेरे बहुत काम की हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम बहुत डरी हुई हो और ये डर मुझे अच्छा भी लग रहा है, पर मुझे तुम पर तरस भी आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। रुद्र ओबेरॉय के जो भी सीक्रेट्स तुम जानती हो वो सब उगल डालो। तुम दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ हो और मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें अपने कुछ तो सीक्रेट्स बताए होंगे, क्योंकि वो तुम पर बहुत भरोसा करता है। और तुमने उसे कभी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हुए देखा? क्या तुमने उसे कहीं आते जाते देखा? वो किस तरह से मेडिटेशन करता है? चुप क्यों हो, जल्दी मुंह खोलो। पार्थी ने कंफ्यूज होकर मीनाक्षी को देखा, जो इस वक्त काफी डेस्परेट साउंड कर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि मीनाक्षी को मार्शल आर्ट्स के बारे में उससे क्या जानना था। ये सवाल तो वो प्रतीक से भी पूछ सकती थी, इसके लिए किडनैपिंग की क्या जरूरत थी? वैसे भी पार्थी के पास मीनाक्षी के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने ना में सिर हिला दिया। ये देखकर मीनाक्षी गुस्सा हो गई। उसने गुस्से से कहा, ड्रामा मत करो, मुझे मालूम है कि तुम बहुत कुछ जानती हो, इसलिए सब कुछ उगल डालो, वरना मैं यहीं पर तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। अब मीनाक्षी चाकू की नोक को पार्थी के चेहरे पर फिरा रही थी, जिस वजह से उसका डर बढ़ता ही चला जा रहा था। तभी एक झटके से कमरे का दरवाजा खुला और एक ऐसा आदमी अंदर आया जिसने मुखौटे से अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके पीछे पीछे कुछ और आदमी कमरे में आए, जिनके चेहरे मुखौटों से ढके थे। उनके लीडर ने कहा, मिस्टर ठकराल, इस लड़की को तंग करना बंद कीजिए। अगर उस पर एक भी खरोंच आई तो मास्टर नाराज हो जाएंगे। मीनाक्षी ने उस आदमी की ओर देखा और फिर चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली, ओह, तुम इसे डिफेंड कर रहे हो? कहीं तुम्हें पार्थी पसंद तो नहीं आ गई? देखो, अगर तुम और तुम्हारे साथी इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो मैं यहाँ से बाहर चली जाती हूँ। फिर तुम सभी अपना मन भर लेना। मुझे यकीन है कि पार्थी तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई करेगी। क्यों पार्थी? पार्थी ने मीनाक्षी को ऐसे देखा मानो वो पागल हो। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो आदमी बोला, बेकार की बातें मत करिए मिस्टर ठकराल। रुद्र ओबेरॉय के आने से पहले इस लड़की को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। यही मास्टर का ऑर्डर है। हम तो इसे फॉलो करेंगे ही, मगर आप भी इसके खिलाफ नहीं जा सकती। मीनाक्षी ने आंखें घुमाई और बड़े एटीट्यूड से भरे लहजे में कहा, पता है, मास्टर की बात मानकर ही मैं चुप हूँ, वरना अभी तक मेरे आदमी इस लड़की को अच्छे से नोच चुके होते। मैं रुद्र की आंखों के सामने ही इस पार्थी के चेहरे का पूरा नक्शा बिगाड़कर उसे बताती कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। उस आदमी ने कहा, आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा मिस्टर ठकराल, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि शैडो किंग रुद्र ओबेरॉय को अपना राइट हैंड बनाएंगे, क्योंकि वो आदमी इस पोजीशन को डिजर्व करता है। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, ओह, अब समझ में आया। तुम्हें लगता है कि आगे चलकर वो रुद्र तुम्हारा बॉस बन जाएगा, इसलिए अभी से तुम उसकी साइड लेने लगे हो। मगर मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि उसे झुकाना इतना आसान नहीं है,
मुझे तो मास्टर का अपने इरादों में कामयाब होना बहुत मुश्किल लगता है। लास्ट में उन्हें मेरी ही सलाह लेनी पड़ेगी, इसलिए तुम अभी से रुद्र के तलवे चाटना बंद करो। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मिस ठकराल, मैं जानता हूँ कि आप और रुद्र ओबेरॉय एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं और एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, मगर अभी आपका शांत होना जरूरी है, वरना मास्टर का प्लान खराब हो जाएगा। सुनने में आया है कि रुद्र ओबेरॉय मुंबई में ही है, जल्दी ही वो इस ओर आएगा, इसलिए आप तैयार रहिए। आपके इमोशंस का काबू में रहना जरूरी है। अगर मास्टर का प्लान खराब हुआ तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। मीनाक्षी ने अपने पांव पटक लिए। वो पार्थी को थोड़ा डराना धमकाना चाहती थी और उसे थोड़ा हर्ट भी करना चाहती थी, मगर उसके सामने खड़े लोग शैडो किंग के लॉयल गार्ड्स थे। वो रोबोट से कम नहीं थे और मीनाक्षी के हिसाब से उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं थे, इसलिए वो उसे नहीं समझ पाएंगे। ये सोचकर उसने अपने गिलास में और वाइन डाली और फिर एक काउच पर बैठकर उसे सिप करने लगी। अब मीनाक्षी को बस प्रतीक का इंतजार था। आखिर एक लंबे अरसे के बाद दोनों एक बार फिर एक दूसरे के सामने आने वाले थे। अचानक से मीनाक्षी ने कहा, मुझे रुद्र से बात करनी है। जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी और उसे उसकी प्यारी वाइफ की आवाज नहीं सुनाऊंगी, तब तक वो खुद से चलकर यहाँ नहीं आएगा। वैसे भी उसे इस बात का पता होना जरूरी है कि उसकी वाइफ की किडनैपिंग के पीछे हम लोग हैं। उसकी बात मानकर उन लोगों ने रूम में कनेक्शन सेट किया। टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स के साथ साथ 2 लाउड स्पीकर्स भी कमरे में लगवाए गए ताकि सभी लोग मीनाक्षी और प्रतीक की बातें सुन सकें, खासकर पार्थी। नेटवर्क मिलते ही फोन डायल किया गया और प्रतीक की आवाज स्पीकर्स के जरिए कमरे में गूंजी। हेलो। मीनाक्षी थोड़ा मुस्कुराई और फिर उसने सवाल किया, गैस करके बताओ कि तुम किससे बात कर रहे हो? प्रतीक ने दांत पीसते हुए कहा, मीनाक्षी ठकराल। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, सही गैस किया। इसके बदले में तुम्हें एक इनाम तो मिलना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारी प्यारी वाइफ इस वक्त कहाँ है। क्या तुम ये जानने के लिए एक्साइटेड हो? प्रतीक को ये समझते देर नहीं लगी कि पार्थी की किडनैपिंग में मीनाक्षी का हाथ था, इसलिए उसने खुद को शांत किया और कहा, पार्थी से दूर रहना। अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मीनाक्षी ने सख्त लहजे में कहा, मुझे धमकी देने से कुछ नहीं होगा। अगर अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो चुपचाप मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाओ और हमारी सारी शर्तें मान लो। ओह, वैसे क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? प्रतीक इस वक्त हैरी और नरेंद्र बंसल के साथ कार में बैठा हुआ था। वो तीनों पार्थी को ही ढूंढने निकले थे, मगर मीनाक्षी के फोन कॉल ने उनका काम आसान कर दिया था। पर उसी के साथ उसकी बातों ने प्रतीक को इतना गुस्सा कर दिया था कि हैरी और नरेंद्र को एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। प्रतीक ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो दूसरी ओर से मीनाक्षी की आवाज आई, क्या हुआ रुद्र, डर लग रहा है? प्रतीक ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। मीनाक्षी उसकी सबसे पुरानी दुश्मन थी, जो हर बार उसके चंगुल से बच निकलती थी और जब भी वो वापस लौटती तो उसके लिए एक नई दिक्कत खड़ी करने में कामयाब रहती। उसने एक बार फिर से मीनाक्षी को कहते हुए सुना, रुद्र, अब अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा तो मैं पार्थी को हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी। प्रतीक ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, पार्थी से मेरी बात करवाओ। मीनाक्षी ने शरारती लहजे में कहा, बीवी का नाम सुनते ही तुम्हारा मुंह खुल गया? वाह, तुम सचमुच विशाल से बिल्कुल ऑपोजिट हो। तुम्हारी जगह अगर वो होता तो अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़कर चला जाता, मगर तुम ऐसा नहीं कर रहे, यानी मैंने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली है। जब प्रतीक ने कोई जवाब नहीं दिया तब मीनाक्षी ने पार्थी से कहा, अब तुम क्यों चुप हो? कुछ तो कहो। तुम्हारा पति तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा है और तुम यहाँ मुंह बंद करके बैठी हो। क्या तुम नहीं चाहती कि रुद्र हीरो की तरह आए और तुम्हें इन गुंडों से बचाए? पार्थी कुछ नहीं कह पाई क्योंकि उसे तो प्रतीक की आवाज सुनकर ही सुकून मिल गया था, क्योंकि वो जानती थी कि प्रतीक उसे बचाने के लिए जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए वो चुप ही रही। तभी उसने प्रतीक को कहते हुए सुना, पार्थी, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। पार्थी ने धीमी आवाज में कहा, जानती हूँ और तुम्हें भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मैं ठीक हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मीनाक्षी ने सर्द लहजे में कहा, अब बस करो रुद्र, तुमने पार्थी की आवाज सुन ली ना? वो एकदम ठीक है। अब तुम मेरी शर्तें सुनने को तैयार रहो, हमें एक डील करनी होगी। प्रतीक ने सर्द लहजे में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? मीनाक्षी ने तपाक से कहा, मैं तो तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ, बट लकी यू, मेरे मास्टर तुम्हें मारना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है। प्रतीक ने पूछा, तुम्हारा मास्टर? क्या तुम शैडो किंग की बात कर रही हो? मीनाक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, वाह, तुम पहले से ही मास्टर के बारे में जानते हो। नाइस, फिर तो तुम्हें उनकी असली ताकत का भी पूरा अंदाजा होगा। तुम खुशकिस्मत हो कि मास्टर तुम्हें बहुत वैल्यू देते हैं। उन्हें तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक्स चाहिए, इसलिए बिना किसी नखरे के उनकी बात मानो और अपनी वाइफ को लेकर चलते बनो। हो सकता है कि मास्टर खुश होकर तुम्हें कोई इनाम दे दे। ये सब सुनकर प्रतीक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि शैडो किंग उसकी डिवाइन टेक्निक के कारण ही हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा था। तभी उसने कुशवाहा का साथ छोड़कर खुद से पूरा मामला संभालना ठीक समझा, और शायद कुशवाहा अब भी इस बात से अनजान था कि उसका साथी उसे धोखा दे रहा था। शैडो किंग खुद से ही सब कुछ हड़पना चाहता था। प्रतीक ने सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सो कॉल्ड मास्टर उस डिवाइन टेक्निक की सही कीमत चुका सकेगा? क्या उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो मेरी सारी शर्तें मान सके? मीनाक्षी ने जवाब दिया, हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मास्टर तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, पर फिर भी अगर तुम्हें नखरे करनी है तो ये मत भूलो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यानी पार्थी हमारी कैद में है। अगर उसे जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहो। तभी पार्थी ने चिल्लाकर कहा, नहीं प्रतीक, तुम इस औरत की बात मत सुनो। तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ, कमजोरी नहीं, तो तुम मेरे लिए इन लोगों के सामने नहीं झुक सकते। तुम अपना मिशन। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही शैडो किंग के आदमियों ने उसे बेहोश कर दिया। मीनाक्षी ये नजारा देखकर हंस पड़ी। उसने सरकास्टिक टोन में कहा, देखा रुद्र, इस सिचुएशन में भी तुम्हारी बीवी तुम्हारी चिंता कर रही है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस वक्त वो शैडो किंग के आदमियों से घिरी हुई है और मेरे एक इशारे पर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए देर मत करो और चुपचाप मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंचो। पूरी टीम को साथ लेकर आने की जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही यहाँ आओगे, और अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो फिर उसकी कीमत पार्थी चुकाएगी। भर भर के धमकियां देने के बाद मीनाक्षी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रतीक ने एक ठंडी आह भरी और आंखें बंद करके सीट पर अपना सिर टिका लिया। उसने पार्थी से वादा किया था कि वो उसे एक भी खरोच नहीं आने देगा, और अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया था। इसी वक्त सुखटाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर एक आदमी खड़ा था। पहाड़ियों पर काफी तेज हवा चल रही थी, जिस वजह से पेड़ पौधे इतनी तेजी से झूम रहे थे मानो किसी भी पल उखड़कर दूर जा गिरेंगे। मगर वो आदमी बिना हिले डुले बड़ी खामोशी से खड़ा था। उसकी निगाहें किसी एक जगह पर टिकी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। उसका ऑरा डार्क और डेंजरस था। यही आदमी अंडरवर्ल्ड में शैडो किंग और नॉर्मली नरसिंहा के नाम से जाना जाता। उससे कुछ दूरी पर कई नकाबपोश आदमी खड़े थे। वो लोग एक परफेक्ट पोजीशन में खड़े थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो अटैक करने के लिए तैयार थे। उन लोगों का लीडर अमित बंगार तेज कदमों से उस ऊंची चोटी की ओर बढ़ा और शैडो किंग के सामने झुक गया। उसने कहा, किंग, पूरी ब्लैक हॉक टीम यहाँ इकट्ठा हो चुकी है और सब लोग तैयार हैं। अब बस रुद्र ओबेरॉय का इंतजार है। शैडो किंग ने पूछा, क्या तुमने ठीक से जाल बिछाया है? अमित ने जवाब दिया, यस किंग, सब कुछ तैयार है। इस पहाड़ी के कोने कोने में हमारे आदमी हैं और हर एक एरिया को सुपरवाइज किया जा रहा है। हमारी इजाजत के बिना यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर वो रुद्र यहाँ अकेले आएगा तो पूरा मामला ब्लैक हॉक टीम संभाल लेगी और आपको अपनी जगह से हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ कदम रखते ही वो हमारे जाल में फंस जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। शैडो किंग ने अमित को देखा और सख्त लहजे में कहा,
मैं बड़े लंबे वक्त से इस पल का इंतजार कर रहा था। केवल रुद्र के कारण मैंने देहरादून और जयपुर में मिलने वाले फायदे छोड़ दिए और उसे यहाँ तक लेकर आने के लिए ना जाने क्या क्या किया। आज अगर मेरा मकसद पूरा किए बिना वो आदमी यहाँ से जिंदा वापस लौट गया तो फिर मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, ये बात याद रखना। शैडो किंग का लहजा और चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने खतरनाक थे कि अमित डर के मारे कांप उठा। उसने बड़ी हिम्मत के साथ कहा, चिंता मत करिए किंग, प्लान एकदम परफेक्ट है और कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर मेरी बात झूठ साबित हुई तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा। ब्लैक हॉक टीम का लीडर अमित 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से शैडो किंग के लिए काम कर रहा था और इतने वक्त में उसने कई सारे मिशंस ऑपरेट किए थे। ऐसे में वो अपने किंग का नेचर अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि शैडो किंग हर चीज में परफेक्शन ढूंढता था। इसी के साथ ही वो बहुत क्रूएल और पत्थर दिल था। जो आदमी उसे थोड़ा सा भी नाराज करता उसे वो बिना कुछ सोचे समझे मौत के घाट उतार देता था। प्रतीक के साथ भी वो यही करने वाला था, मगर उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसके कारण न चाहते हुए भी उसे खुद को रोकना पड़ रहा था। मार्शल आर्ट्स की डिवाइन टेक्निक एक ऐसी चीज थी जिसे पाने के लिए कई सारे लोग हाथ पांव मार रहे थे। कुशवाहा ने तो इसी टेक्निक को पाने के लिए शैडो किंग को अपने गेम में शामिल किया था, मगर वो कहाँ जानता था कि उसकी पीठ पीछे शैडो किंग क्या कर रहा था। किसी और को प्रतीक का ये राज पता चलता उससे पहले ही शैडो किंग ये राज छीनकर महान बनने के फिराक में था। जब प्रतीक की बात हो रही थी तो शैडो किंग ने अमित से पूछा, मीनाक्षी ने रुद्र से बात की थी, क्या जवाब था उसका? अमित ने जवाब दिया, वो बिल्कुल शांत था किंग। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, मगर उसने मिस ठकराल को अपनी वाइफ से दूर रहने को कहा और उन्हें धमकी भी दी। इससे यही साबित होता है कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वो लड़की सचमुच रुद्र ओबेरॉय की कमजोरी है। शैडो किंग ने हंसते हुए कहा, सही कहा, रुद्र ओबेरॉय बहुत ताकतवर है, इतना ज्यादा ताकतवर है कि मैं भी उससे डरता हूँ। मगर आज मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी दोनों कमजोरी मेरे हाथ में है। अगर उसने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो फिर वो मारा जाएगा। वैसे तो प्रतीक की कमजोरी को ढूंढ पाना मुश्किल था, मगर शैडो किंग ने सब आसानी से भाप लिया था। प्रतीक मार्शल आर्ट्स के उस स्टेज को प्रैक्टिस कर रहा था जहां उसकी स्ट्रेंथ कमजोर पड़ रही थी। ऊपर से वो एक इमोशनल टाइप का इंसान था। तभी तो शैडो किंग पार्थी के नाम पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अमित ने कहा, हम एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे किंग। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर रुद्र हमारे सामने झुक गया तो उसका फायदा होगा, पर अगर उसने ज्यादा चालाकी की तो पहले हम उसकी ही आंखों के सामने उसकी बीवी को तड़पा तड़पा कर मारेंगे और फिर उसे इतना दर्द देंगे कि वो पूरी जिंदगी पछताता रहेगा। उसका प्लान एकदम परफेक्ट था। अब बस प्रतीक के जाल में फंसने का इंतजार था, मगर सीधे सुखटाल माउंटेन्स की ओर बढ़ने के बजाय प्रतीक एक पुराने कैफे में बैठा था। उसके अलावा हैरी, नरेंद्र बंसल और राघव भी वहाँ मौजूद थे। वो चुपचाप बैठकर चाय सिप कर रहा था, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इस वक्त वो कितना गुस्सा था। राघव और नरेंद्र बहुत गिल्टी फील कर रहे थे, इसलिए वो प्रतीक के सामने सिर झुकाए बैठे थे। राघव ने कहा, सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, मगर मैं इसे ठीक से नहीं निभा पाया। मेरे होते हुए किसी ने मिसेस ओबेरॉय को किडनैप कर लिया। इसके लिए मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नरेंद्र ने कहा, जितनी गलती इस वक्त राघव की है उतनी ही गलती मेरी भी है मिस्टर ओबेरॉय। अगर मैंने पहले से आपको अपडेट्स दी होती तो शायद हम इस किडनैपिंग को टाल सकते थे। प्रतीक ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने राघव और नरेंद्र को कोई सजा भी नहीं दी, क्योंकि पार्थी की किडनैपिंग में शैडो किंग का हाथ था और ब्लैक ऑक्स का सामना करना राघव के बस की बात नहीं थी। इसलिए उस पर गुस्सा उतारने का कोई फायदा नहीं था। तुम दोनों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, प्रतीक ने कोल्ड वॉइस में नरेंद्र बंसल और राघव से ये बात कही। फिर उसने राघव से पूछा, तुम्हारा सबऑर्डिनेट रॉबिन क्या अभी होश में है? तुम अस्पताल में जाकर उससे मिले? राघव ने धीरे से कहा, हाँ बॉस, रॉबिन को होश आ गया है, पर वो बुरी तरह से घायल है। मुझे नहीं लगता कि अगले 6 महीने तक वो ठीक हो पाएगा।
उसने कहा कि वो जब उस पर हमला करने वाले आदमी को रोकने गया तो उसने एक मुक्का मारा और उसके एक ही मुक्के से रॉबिन बुरी तरह से घायल हो गया। उसके साथ जो लोग थे उन्हें तो बंदूक निकालने का मौका भी नहीं मिला और उन्हें जान से मार दिया गया। प्रतीक ने चाय का कप नीचे रखा। उसकी आंखें गहरी होती जा रही थीं। कुछ देर सोचने के बाद प्रतीक ने कहा, राघव, तुम मुझे ये बताओ कि तुम सुखटाल एरिया में कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। राघव ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बॉस, मेरे पास सुखटाल में ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लोगों को अरेंज कर सकता हूँ। वहाँ के जो अमीर लोग हैं, मेरा उनके साथ कांटेक्ट है। प्रतीक ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, एक ग्रुप बनाओ ऐसे लोगों का जिन पर तुम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो, फिर मेरा इंतजार करना। राघव ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं कि मेरे सबॉर्डिनेट्स उस जगह पर जाएं? प्रतीक ने सीरियसली कहा, बस मेरे मैसेज का इंतजार करना, मैं तुम्हें जगह बता दूंगा। प्रतीक को डर था कि अगर उसने शैडो किंग को नाराज किया तो वो पार्थी को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। प्रतीक ने कुछ सोचा और फिर बोला, राघव, तुम और नरेंद्र बंसल अभी बाहर जाओ, मुझे किसी से बात करनी है। राघव और नरेंद्र बंसल ने हाँ में सर हिलाया और बाहर चले गए। जैसे ही राघव और नरेंद्र बंसल बाहर गए, प्रतीक गहरी सोच में डूब गया। वो पार्थी के किडनैप किए जाने से बहुत गुस्सा था, पर वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा था और शांत रहने की पूरी कोशिश करने लगा। वो जानता था कि शैडो किंग से मुकाबला करना आसान नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल है। अगर वो शांत नहीं रहा और उसने सोच समझकर कदम नहीं उठाया तो वो शैडो किंग से पार्थी को बचा नहीं पाएगा। आखिर शैडो किंग उसके ही लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था। वो सोचने लगा, मुझे अभी पार्थी को बचाना है, ये मेरी बहुत बड़ी परीक्षा है। जब से प्रतीक मार्शल आर्ट स्कूल से बाहर आया था, उसकी ये सबसे बड़ी फाइट होने वाली थी। हालांकि वो शैडो किंग का मुकाबला कर सकता था और उसके गार्ड्स के खिलाफ भी लड़ सकता था, पर इस टाइम उसकी सबसे कीमती चीज दुश्मन के पास होस्टेज के रूप में थी। वो कैसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रख सकता था? प्रतीक सोचने लगा, हालांकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हूँ, पर फिर भी मैं शैडो किंग और उसके गार्ड्स का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं उनसे डरता नहीं, पर उन्होंने मेरी कमजोर नस को दबाया है। अभी प्रतीक सोच में ही था कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। प्रतीक ने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजे से सफेद शर्ट पहने लगभग 50 या 60 साल का आदमी अंदर आया। वो काफी एनर्जेटिक दिख रहा था। हालांकि वो बूढ़ा लग रहा था, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने आते ही प्रतीक के सामने सर झुकाया और बोला, गिरीश पराशर का अग्निहोत्री ग्रुप के असली मालिक को नमस्कार। मुझे आश्चर्य है कि इतने महान इंसान ने आखिर मुझे सुखटाल जाने के लिए क्यों बुलाया। प्रतीक ने गिरीश पर गहरी नजर डाली। असल में गिरीश पराशर की ताकत को प्रतीक बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने उसे सीक्रेट गार्ड के रूप में अग्निहोत्री ग्रुप के साथ जोड़ा था। वो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट था। प्रतीक ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था, इसका रीजन समझा जा सकता था। प्रतीक को पार्थी को बचाने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत थी, ताकि वो शैडो किंग का मुकाबला कर सके। पार्थी क्योंकि शैडो किंग के कब्जे में थी, इसलिए प्रतीक चाहकर भी शैडो किंग को चैलेंज नहीं कर सकता था। प्रतीक ने सीरियसली कहा, गिरीश पाराशर, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी की जान बचाने में मेरी मदद करो, पर इसके लिए तुम्हें टॉप रैंक एक्सपर्ट्स और एंशिएंट मार्शल आर्ट्स जानने वाले लोगों का मुकाबला करना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? गिरीश पाराशर ने कुछ सोचा और बोला, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। कहते हुए ऐसा लगा जैसे गिरीश पाराशर के शरीर में एनर्जी का तूफान आ गया। प्रतीक ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और कहा, ठीक है। प्रतीक जानता था कि गिरीश पराशर की पावर्स बहुत अच्छी थी। प्रतीक की प्लानिंग एकदम इजी थी। उसने सोच लिया था कि वो शैडो किंग और उसके सबऑर्डिनेट्स को घायल करेगा और शैडो किंग को रोक लेगा। बस इसी का फायदा उठाते हुए वो गिरीश को पार्थी को बचाने के लिए अंदर भेज देगा। गिरीश ने एक्साइटेड होकर पूछा, वैसे कौन है वो लोग? प्रतीक ने गिरीश से कहा, मैं रास्ते में तुम्हें सारी बात डिटेल में बता दूंगा, बस तुम्हें मेरे डायरेक्शंस में काम करना होगा। गिरीश ने सीरियसली कहा, ठीक है बॉस, मैं आपके ऑर्डर्स मानूंगा। प्रतीक उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। गिरीश भी उसके पीछे पीछे चलने लगा।
हैरी पहले से ही कार में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। प्रतीक और गिरीश कार की पिछली सीट पर बैठे और प्रतीक गिरीश को अपना प्लान समझाने लगा। कुछ वक्त में वो सुखटाल की पहाड़ी के ऊबड़ खाबड़ रास्ते में पहुंच गए। धीरे धीरे वो सुखटाल के घने जंगलों की तरफ बढ़ चले। हैरी ने एक जगह कार रोकी। प्रतीक बाहर निकला और अकेला ही एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। प्रतीक के ऑर्डर के हिसाब से गिरीश दूसरी तरफ से जंगल में घुस गया और अचानक गायब हो गया। प्रतीक ने गिरीश को अच्छे से समझा दिया था कि उसे अंधेरे में छुपे रहना है और हमला करने के मौके का इंतजार करना है। उसे बस मौका मिलते ही पार्थी को बचाना था। प्रतीक जल्दी से छोटी सी पहाड़ी को पार करके ढलान पर एक छोटी सी घाटी में चला गया। अंधेरा काफी हो चुका था और हल्की चांदनी चमक रही थी। चांदनी की रोशनी में उसे दूर एक घर दिखाई दिया, जो साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, पर पता चल रहा था कि सामने एक घर था। वहाँ प्लेन एरिया में काले कपड़े पहने कुछ गार्ड्स खड़े थे, जिनके फेस एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो एक्सपर्ट्स थे। ये लोग 20 से ज्यादा थे। उन्होंने दस्ताने पहने हुए थे। इस भीड़ में एक लेडी खड़ी थी, जिसने काफी शानदार कपड़े पहने थे। प्रतीक ने कोल्ड स्माइल के साथ उस लेडी को पहचान लिया। वो मीनाक्षी ठकराल थी, जो प्रतीक को हमेशा से खत्म कर देना चाहती थी। मीनाक्षी के साथ जो आदमी खड़ा था, उसने मुखौटा पहना हुआ था। प्रतीक एक्सप्रेशनलेस था। उसने बस आराम से पूछा, पार्थी कहाँ है? मीनाक्षी ने जैसे ही प्रतीक को देखा, वो हंस पड़ी। प्रतीक, क्या तुम सच में यहाँ तक आ गए? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस सिचुएशन में मिलेंगे। तुम्हें याद तो होगा कि तुमने मेरे भाई और बाकियों को कितनी बुरी तरह से मारा था। प्रतीक मुस्कुराया। वो मीनाक्षी जैसी नेचर वाली जहरीली औरत के साथ बात तक नहीं करना चाहता था। वो बस सोचने लगा, क्या वो सच में अपने भाई की मौत के बारे में बात करने आई है? तभी उसकी आवाज फिर प्रतीक के कानों में गूंजी, क्या तुम सच में अपनी पत्नी को देखना चाहते हो? प्रतीक ने सरकास्टिक वे में कहा, आपको मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। शैडो किंग को बाहर बुलाओ और कहो कि वो मुझसे मिले। प्रतीक को पता था कि शैडो किंग ही इस मैटर पर उससे बात कर सकता था। हालांकि प्रतीक जानता था कि उनमें से किसी में भी पार्थी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी। प्रतीक की बात पर मीनाक्षी ठहाका मारकर हंस पड़ी। प्रतीक, सच में तुम बहुत घमंडी हो और तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुखटाल से जिंदा वापस जा पाओगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जो भी चाहोगे कर सकते हो? प्रतीक ने मीनाक्षी को नजरअंदाज किया और उसके साथ जो आदमी मुखौटा लगाकर खड़ा था उसकी तरफ देखा और फिर बोला, क्या तुम शैडो किंग गार्ड्स के लीडर हो? प्रतीक की बात सुनकर शैडो किंग गार्ड्स का लीडर अमित बंगार एक पल के लिए चौंक गया। वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। उसने जैसे ही प्रतीक की तरफ देखा, वो अनईजी और स्कैर्ड फील करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी शैतान को देख रहा हो। प्रतीक का ऑरा डराने वाला था। अमित बंगार मन ही मन प्रतीक से डरा हुआ था, पर वो प्रतीक के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो उससे डरता नहीं था। इसलिए उसने अकड़कर कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है कि मैं टीम का लीडर हूँ? अमित जानता था कि प्रतीक अभी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा था और उसकी पावर्स कम हुई थी, पर पता नहीं क्यों वो दिल में एक डर महसूस कर रहा था। अमित ने अपने मन के डर को टालते हुए कहा, मिस्टर प्रतीक, क्या तुम वो लेकर आए हो जो मेरे बॉस ने मंगवाया था? प्रतीक ने कोल्ड स्माइल के साथ अमित की तरफ देखा और बोला, उसे लाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे दिमाग में छपा हुआ है, इसलिए वो जो कुछ चाहता है उसे मुझसे वो पूछना होगा। अमित धमकी देने वाले अंदाज में बोला, देखो मिस्टर प्रतीक, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे बॉस क्या चाहते हैं। बॉस को मजाक पसंद नहीं है, नहीं तो तुम्हारी पत्नी जिंदा नहीं बचेगी। और इसके अलावा अगर हमारे बॉस तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते होते तो हम जबरदस्ती भी तुम्हारे मुंह से वो राज उगलवा सकते थे। उसकी ऐसी धमकी भरी बात सुनकर प्रतीक ने सरकास्टिक वे में कहा, कोऑपरेट? तुम लोगों ने मेरी बीवी को बंधक बना लिया और तुम लोग मुझसे कोऑपरेशन चाहते हो?
तुम लोग मुझसे किस तरह का कॉपरेशन चाहते हो? अमित ने सीरियसली कहा। मालिक को आपकी पावर्स पसंद है। अगर आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो वो भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। हमने अभी तक आपकी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। दूसरी बात, आप मार्शल आर्ट्स स्कूल को वापस लेने में मेरी बॉस की हेल्प भी कर सकते हैं। मेरे बॉस का कहना है कि मार्शल आर्ट्स स्कूल को हम 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए अमित की तरफ देखा और बोला, अच्छा, मार्शल आर्ट्स स्कूल को 2 हिस्सों में बांट देंगे? प्रतीक को समझ में नहीं आया कि आखिर ये शैडो किंग सोच क्या रहा था। प्रतीक इतना तो जानता था कि शैडो किंग काफी एम्बिशियस आदमी है और वो मार्शल आर्ट्स के एरिया में मिस्टर अभिराज कुशवाहा से कमतर होने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए शैडो किंग कुशवाहा के खिलाफ षड्यंत्र करता रहता था। प्रतीक ने सीरियसली कहा, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता कि अगर पुराने गुरु ज्ञानदेव वापस लौटे तो क्या होगा? अमित ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या पुराने गुरु? वो तो कब के लापता हो चुके हैं। शायद कहीं मर खप गए हैं, इसलिए उनका नाम लेकर डराने की कोशिश मत करो। बल्कि मुझे तो ये भी लगता है कि शायद पुराने गुरु की हत्या अभिराज कुशवाहा ने ही की होगी। अगर तुम अपने गुरु का बदला लेना चाहते हो तो मेरे बॉस तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। प्रतीक ने जब अमित की ये बात सुनी तो मन ही मन प्रतीक को बहुत गुस्सा आया, पर बाहर से उसने खुद को एकदम शांत दिखाया। प्रतीक सोचने लगा, इसका मतलब अब ये लोग गुरु की मौत का प्लॉट तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को भरोसा दिला सके कि वो पावर में है। पर प्रतीक जानता था कि उसके गुरु ने बहुत पहले डिवाइन पावर के टॉप लेवल को हासिल कर लिया था। बस प्रतीक को इस बात का डर था कि जब उसके गुरु ने साधना की तो शायद वो इस मॉर्टल वर्ल्ड में आने में फेल हो गए होंगे और उनकी मौत हो गई होगी। प्रतीक ने ये सब सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे कोऑपरेशन के बारे में सोचूंगा। तुम शैडो किंग से कहो कि वो बाहर आए और मुझसे मिले। अमित को प्रतीक की इतनी अथॉरिटी से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने सरकास्टिक वे में स्माइल किया और बोला, मिस्टर प्रतीक, क्या तुम मार्शल आर्ट्स स्कूल के मालिक की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो? तुम मेरे बॉस से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी स्किल्स को आजमाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम्हारे में इतनी स्किल्स हैं कि तुम मेरे बॉस से मिल सको। इतना कहने के साथ ही अमित ने अपना हाथ हवा में उठाया और शैडो किंग गार्ड्स की तरफ इशारा किया। गार्ड्स का ग्रुप ऑर्डर मिलते ही हवा में परछाई की तरह बन गया और प्रतीक की तरफ दौड़ा। प्रतीक तब भी एकदम शांत और एक्सप्रेशनलेस था। उसने उन गार्ड्स की तरफ देखा। उसके इस तरह देखने के अंदाज से गार्ड्स थोड़े निराश हुए, पर अगले ही पल हवा की तेजी के साथ एक गार्ड प्रतीक की तरफ आया और उसने प्रतीक के गले की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उस गार्ड ने दस्ताने पहने हुए थे और वो काफी हिंसक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो प्रतीक को अपनी मुट्ठी में ही जकड़कर मार डालेगा। जैसे ही उस गार्ड का हाथ प्रतीक के गले के पास आया, गार्ड को पता भी नहीं चला और प्रतीक ने उसकी कलाई पकड़ ली। तभी अचानक कुछ टूटने की एक आवाज आई और उस गार्ड का हाथ कलाई के हिस्से से अलग हो गया। खून की धारा बहने लगी। ऐसा लगा जैसे उसका हाथ किसी ने हवा में उड़ा दिया। उसके साथ ही उसका शरीर कई मीटर दूर जाकर गिरा। उस गार्ड के मुंह से एक चीख निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। ये देखकर बाकी गार्ड्स एक पल के लिए जैसे भूत बन गए। अगले ही पल वो सब एक साथ प्रतीक पर टूट पड़े जैसे उसके साथियों पर कोई असर ही नहीं हुआ था। प्रतीक ने उन सब की तरफ एक क्रूएल स्माइल दी। प्रतीक जानता था कि ये गार्ड्स चाहे एक पल में खत्म हो जाएं, पर वो अपने लीडर के दिए ऑर्डर को मानेंगे। प्रतीक ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी बॉडी हवा में लहराई और अचानक वो गायब हो गया। इसके बाद वहाँ घमासान शुरू हो गया और प्रतीक पागलों की तरह उन गार्ड्स को मारने लगा। वो उनके बीच में ऐसे घूम रहा था जैसे कोई हवा उनके बीच में से गुजर रही हो। बस हर कहीं खून नजर आ रहा था और वो जिस पर भी वार करता था वो तुरंत मर जाता था। शैडो किंग गार्ड्स प्रतीक की स्पीड का अंदाजा भी नहीं लगा पाए। जब तक वो प्रतीक की फिगर को देखने की कोशिश करते तब तक वो मर चुके होते। बस चीखें और आहें सुनाई दे रही थी। ये फाइट एकदम वन साइडेड थी। ये साफ था कि ये गार्ड्स प्रतीक को नहीं रोक सकते थे।
ना ही कंट्रोल कर सकते थे। ये देखकर मीनाक्षी ठकराल को झटका लगा। उसने हैरानी और डर के साथ प्रतीक की तरफ देखा और फिर अमित की तरफ देखा, जो पहले से ही सदमे में लग रहा था। मीनाक्षी ने अमित को घूरते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि प्रतीक में अब ताकत नहीं बची है, तो ये क्या है? अमित अब बोल भी नहीं पा रहा था। वो बस प्रतीक को सीरियसली घूरते जा रहा था। उसने मीनाक्षी की तरफ बिना देखे कहा, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, पर सच में इसने तो सबको खत्म कर दिया। हालांकि शैडो किंग ने अमित से कहा था कि गार्ड्स को प्रतीक के साथ फाइट करनी है और उसे बिजी रखना है ताकि उसकी ताकत और कमजोर हो सके। अमित बड़बड़ाने लगा, मुझे तो लगा था कि हमारे गार्ड्स इस प्रतीक को बिजी रखने में कामयाब होंगे, पर ये तो एक तरफा लड़ाई है। इसने एक के बाद एक हमारे गार्ड्स को मार डाला। अमित टेंशन में तो था ही, साथ ही उसे दुख भी बहुत हो रहा था क्योंकि उसके गार्ड्स मर रहे थे। वो तुरंत अपने गार्ड्स को पीछे हटने का ऑर्डर देते हुए बोला, तुम लोग पीछे हट जाओ, अब मैं देखता हूँ ये मेरे साथ कैसे लड़ेगा। कहते ही अमित हवा के तेज झोंके की तरह अपने गार्ड्स के बीच दौड़ पड़ा। उसके गार्ड्स एक एक करके पीछे हट गए। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके शरीर पर चोटें नहीं आई थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और भीड़ तितर बितर हो गई। अमित ने जमीन पर जोरदार मुक्का मारा था, जिससे भूकंप जैसी स्थिति हो गई थी। सब लोग हैरान रह गए थे। प्रतीक, जो अमित के सबसे नजदीक था, एकदम चौकन्ना हो गया। जैसे ही धरती हिली, प्रतीक ने तुरंत हवा में छलांग लगा दी। अब एक आदमी आसमान में और एक जमीन पर था। दोनों ही पावरफुल थे। जमीन में दरारें दिखाई देने लगी। ये एकदम चौंकाने वाला सीन था। प्रतीक वापस जमीन पर आया और जिस तरह से उसने अपने पांव जमीन पर रखे, हर तरफ रेत और पत्थर उड़ने लगे। अमित की आंखें हैरानी और डर से कांपने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी ताकत धरती बन चुकी दरारों में समाती जा रही थी। प्रतीक ने एकदम अजीब सा माहौल बना दिया था। तभी प्रतीक ने अमित पर एक हथेली से एक जोरदार प्रहार किया। उसने अपना एक हाथ अमित की पीठ पर रखा और बिना कोई हरकत किए उसकी सारी एनर्जी अपनी हथेली से खींच ली। अमित को पता भी नहीं चला कि आखिर प्रतीक ने ये क्या किया, पर प्रतीक सरकास्टिक वे में स्माइल करते हुए बोला, तुम ज्यादा मजबूत नहीं हो। इतना कहने के साथ ही प्रतीक ने अपनी कलाई को हल्का झटका दिया और प्रतीक की एनर्जी कुछ ऐसे अमित के शरीर में घुस गई कि उसका शरीर अकड़ गया। प्रतीक ने अमित को हवा में ही उठा दिया। अमित अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारी पावर्स किस टाइप की हैं? अमित को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की नसें कांपने लगी थी और उसकी इंटरनल एनर्जी एकदम खत्म होने लगी थी। इससे साफ पता चल रहा था कि प्रतीक की इंटरनल पावर का कोई तोड़ नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब तरह का चेंज भी आया था। और ये चेंज था कि वो अपनी पावर्स को किसी दूसरे आदमी के शरीर में भी एंटर करने में कैपेबल हो गया था, जिससे वो सामने वाले इंसान को पूरी तरह से हिला सकता था। अमित को ऐसा लगने लगा जैसे उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि अगर कुछ देर तक ऐसा ही रहा तो इसकी इंटरनल पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब वो चिल्लाने लगा। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। उसने प्रतीक की तरफ देखा। वो प्रतीक से लड़ने के अपने फैसले पर अफसोस कर रहा था। अमित दर्द से तड़प रहा था। प्रतीक ने उसे कसकर पकड़ा था और उसकी इंटरनल पावर अमित के शरीर में घुस चुकी थी। प्रतीक के फेस पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अमित की कलाई पकड़ ली और अपनी इंटरनल पावर से अमित की इंटरनल पावर्स को खींचने लगा। तभी अचानक प्रतीक ने अपना पैर उठाया और अमित के पेट पर लात मारी। अमित घबराते हुए बोला, प्रतीक, मुझे छोड़ दो। अगर मैं मर गया तो तुम्हारी बीवी भी मारी जाएगी। अगर प्रतीक को पार्थी की चिंता नहीं होती तो प्रतीक उसे मसल कर रख देता। प्रतीक ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि शैडो किंग तुम्हारी जान के बदले मेरी बीवी की जान का सौदा करेगा? अमित गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया करो। अगर तुम मेरे बॉस से बात करना चाहते हो तो इस तरह से बिहेव मत करो। अब अमित को समझ में आ गया था कि प्रतीक के सामने वो कुछ भी नहीं था। प्रतीक सोचने लगा, अगर मैंने अमित को जान से मार दिया तो पार्थी के लिए सिचुएशन खराब हो जाएगी।
पर वो ये भी जानता था कि जब तक वो सीक्रेट बुक उसके पास है, पार्थी सुरक्षित रहेगी। तभी अमित की लड़खड़ाती आवाज प्रतीक के कानों में पड़ी। प्रतीक, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुम्हें अपनी बीवी की सिक्योरिटी की चिंता नहीं है? प्रतीक ने अमित को एक बार फिर लात मारी और चिल्लाया, नरसिम्हा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे खत्म कर दूं? अभी तुम बाहर नहीं आना चाहते? प्रतीक ने जैसे ही इतना कहा, एक मिस्टीरियस फिगर उस जगह प्रकट हुआ और एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। अचानक प्रतीक को झटका सा लगा और वो कुछ मीटर पीछे पहुंच गया। एक पल के लिए जैसे प्रतीक कांप सा गया। इसके बाद उस मिस्टीरियस फिगर ने अमित को खींचकर कई मीटर दूर फेंक दिया। वो अपने हाथ पीठ पीछे करके खड़ा हो गया और अब प्रतीक उसके सामने था। ये शैडो किंग था। तभी शैडो किंग की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, टीम लीडर अमित, पीछे हटो। गार्ड्स, अमित का ध्यान रखो। कुछ गार्ड्स का एक ग्रुप जल्दी से आगे बढ़ा और बुरी तरह से घायल अमित को तुरंत वहां से ले गए। प्रतीक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के मिस्टीरियस फिगर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम शैडो किंग नरसिम्हा हो? शैडो किंग ने सीधे जवाब दिया, हाँ प्रतीक, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर पावर्स बची हुई हैं? तो चलो मार्शल आर्ट्स स्कूल की विरासत के बारे में बात करते हैं। प्रतीक ने सरकास्टिक वे में शैडो किंग की तरफ देखा और बोला, मार्शल आर्ट्स स्कूल की विरासत नहीं, बल्कि गुरु ज्ञानदेव की फैमिली की विरासत। उसके सामने खड़ा शैडो किंग लंबा चौड़ा और ताकतवर था। उसने ब्लैक रोब पहना हुआ था। हल्की चांदनी रात में उसका चेहरा चमक रहा था। वो लगभग 40 साल का था। उसकी नाक लंबी और सीधी थी, आंखें धसी हुई थी पर चमकदार थी। वो बहुत फास्ट और एनर्जेटिक लग रहा था। प्रतीक उसे सर से पांव तक नोटिस कर रहा था। फिर उसने उसे घूरते हुए पूछा, मार्शल आर्ट्स स्कूल की विरासत के बारे में आप कितना जानते हैं? प्रतीक एक ही नजर में समझ गया था कि शैडो किंग मार्शल आर्ट्स स्कूल का मेंबर नहीं था। प्रतीक की आंखों में मार्शल आर्ट्स स्कूल के सारे ऑफिसर्स की छवि एकदम क्लियर थी। वो जानता था कि शैडो किंग जैसा कोई भी आदमी उनमें से कोई नहीं था। प्रतीक अनुमान लगा रहा था कि ये व्यक्ति कोई एक्सपर्ट हो सकता था, जिसे मिस्टर अभिराज कुशवाहा ने मार्शल आर्ट्स पर कब्जा करने के बाद भेजा था। प्रतीक सोचने लगा, इसे मार्शल आर्ट के सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला और इसे ये बात कैसे पता चली कि मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा हूँ। तभी शैडो किंग की हंसी प्रतीक के कानों में गूंजी। हंसने के साथ ही उसने कोल्डली प्रतीक की तरफ देखा और बोला, जो तुम सोच रहे हो वो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। असल में मार्शल स्कूल में जाने का मेरा मकसद उसकी विरासत को हासिल करना था। करीब 10 सालों से भी ज्यादा टाइम से मैंने इस विरासत की पावर को देखा है। मैंने इसकी स्टडी की है और इसके बारे में मैंने गहरी जानकारी हासिल की। आखिरकार मैंने इस विरासत की कमजोरी का पता लगा लिया है। अब प्रतीक को कंफर्म हो गया था कि शैडो किंग मार्शल आर्ट से नहीं था, बल्कि मिस्टर कुशवाहा ने मार्शल आर्ट्स स्कूल की ओल्ड पावर्स पर कंट्रोल करने के लिए शैडो किंग से हेल्प मांगी थी। पर शैडो किंग के इरादे ठीक नहीं थे और वो वफादार नहीं था। लगभग 10 साल पहले मार्शल आर्ट्स स्कूल की टॉप पावर गुरु ज्ञानदेव ने उस पर अटैक किया था, पर शैडो किंग की ताकत खतरनाक थी। फिर भी ज्ञानदेव ने उसे घायल कर दिया था, पर बाद में क्या हुआ ये प्रतीक को पता नहीं था। उसे अभी बस इतना पता चला कि शैडो किंग मार्शल आर्ट्स के सुप्रीम सीक्रेट स्क्रिप्चर को लेकर टेंशन में था, जो मार्शल आर्ट्स स्कूल की होली बुक थी। हालांकि शैडो किंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के बड़े ऑफिसर्स में से एक बन गया, पर फिर भी उसे वो जानकारी हासिल नहीं हुई। फिर बाद में उसे प्रतीक के बारे में पता चला। शैडो किंग को डाउट था कि वो सीक्रेट बुक प्रतीक के पास थी। प्रतीक ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उस सीक्रेट बुक को कोई ले सकता है? अगर तुम्हें वो बुक दे भी दूं, तो क्या तुम इसे संभाल पाओगे? शैडो किंग ठहाका मारकर हंसा और बोला, क्या मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा? प्रतीक, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम इस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम वो बुक मुझे सौंप दो। ये हम दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। वैसे भी तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
प्रतीक ने हल्के से सर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तुम ये चाहते हो कि मैं वो सीक्रेट बुक तुम्हें सौंप दूं, ताकि तुम्हें मार्शल आर्ट स्कूल की विरासत मिल जाए। सच तो ये था कि वो सीक्रेट बुक प्रतीक के दिमाग में छप चुकी थी। अगर वो चाहता तो शैडो किंग को सब बता सकता था, पर प्रतीक कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेगा। लड़ाई कोई भी जीते या हारे, पर मार्शल आर्ट्स स्कूल का वो सीक्रेट प्रतीक के पास तो रुक का पत्ता था। अगर कभी गलती से उसने इसे किसी को दिया तो वो पूरा अधिकार खो देगा, साथ ही वो पार्थी को भी नहीं बचा पाएगा। तभी शैडो किंग ने कहा, प्रतीक, तुम टेंशन में लग रहे हो, क्यों? क्या तुम्हें डर है कि अगर तुमने वो सीक्रेट दे दिया तो मैं तुमसे धोखा करूंगा? तुम चिंता मत करो, अगर तुम मुझे ये सीक्रेट बता देते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगा और फ्यूचर में मिस्टर अभिराज कुशवाहा से बदला लेने के लिए तुम्हें मौका दूंगा। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अभी मार्शल आर्ट्स स्कूल के सीक्रेट को संभालने के लायक नहीं हो। अगर तुम उसे अपने पास रखते हो तो तुम्हें सिर्फ नुकसान होगा। तुम इसे मुझे सौंप क्यों नहीं देते? इसमें तुम्हारा फायदा है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मुझे बस उस सीक्रेट को जानना है, बाद में हम दोनों बराबर बराबर हिस्सा कर लेंगे। क्या ये सही नहीं है? शैडो किंग प्रतीक को लालच और धमकी दोनों एक साथ दे रहा था। इस टाइम ये बात सच थी कि प्रतीक के पास उसके साथ कोऑपरेट करने के अलावा कोई भी दूसरा समझदारी वाला ऑप्शन नहीं था। आखिर प्रतीक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा था, ऐसे में वो कर ही क्या सकता था।